देखिए, सबसे पहले तो जेनेटिक्स की शुरुआत जब करेंगे तो जेनेटिक्स की शुरुआत में सबसे पहले हमें लोगों को यह पता होना चाहिए कि साहब इससे पहले चैप्टर में यानी कि रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बेसिकली जेनेटिक्स का अंदर ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हेरिडिटी या और वेरिएशन। तो हेरिडिटी और वेरिएशन से मिलकर बना हुआ है जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात करते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ठीक, अब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, यानी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना है। ठीक, जनरेशन फर्स्ट से जनरेशन 2 में जाना है। भैया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ही थ्रू एक से दूसरी जनरेशन बनती है। अब रिप्रोडक्शन में दो तरीके के रिप्रोडक्शन है, एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों में ही क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग्स बन रही है, किसी एक ऑर्गेनिज्म से उसकी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है रिप्रोडक्शन में। क्लियर है ये बात? अब जरा देखिएगा यहीं पे कि ये जो एक ऑर्गेनिज्म थी इससे उसकी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है, तो बेसिकली एक सेल डिवाइड करेगी तभी तो ये काम होगा। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो ये काम कैसे होगा, है ना? तो अब सेल को डिवाइड होना है, एक सेल अब डिवाइड होके दो सेल में बदलेगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनाएगी, इस तरह से पूरा एक नई ऑर्गेनिज्म बदल जाएगी ये। ठीक, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप में सेल डिवीजन भी दो तरीके का होगा। एक सेल जब डिवाइड करेगी तो सेल डिवीजन भी दो तरीके का होगा। या तो सेल डिवाइड करेगी आइडेंटिकल सेल बनाने के लिए, ठीक है, यानी सेम टाइप की सेल बनाने के लिए सेल डिवाइड करेगी, या ये सेल डिवाइड करेगी गैमीट्स को बनाने के लिए। क्लियर? इन जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो हायर प्लांट्स हैं उसमें गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो उनकी पेरेंटल सेल से जस्ट हाफ होते हैं। मींस अगर आपके अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो आपके गैमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। इसको कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन 2n, ये पेयर की फॉर्म में होंगे, और ये अनपेयर्ड, ये हैप्लॉइड कंडीशन कहलाती है n। तो गैमीट्स बनने के लिए जो डिवीजन होगा उसमें हैप्लॉइड बनेंगे। और अगर आइडेंटिकल सेल बनना है, मान लीजिए हमारे इंजरी हो गई, हाथ कट गया, तो आइडेंटिकल सेल तैयार होगी, उसी के जैसी दूसरी सेल तैयार होगी, तभी तो हमारा हाथ की घाव भरेगा, तो वो तो सेम होगी। सिमिलर टाइप की अगर सेल्स बनाना है तो माइटोसिस करेंगे, 2n टाइप की सेल, 2n से 2n बन गई, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन गई। ठीक, तो दो तरीके का सेल डिवीजन हो गया, एक तो हो गया माइटोसिस और दूसरा हो गया मियोसिस। जरा समझिएगा, यही 3-4 टर्म को क्लियर करेंगे पहले, फिर हम लोग जेनेटिक्स के बेस के ऊपर आ पाएंगे। अगर हमें इतनी चीजें नहीं पता होंगी तो ये नहीं हो पाएगा। अब सेल जब डिवाइड करती है, मान लीजिए एक सेल डिवाइड कर रही है, जब सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है? देखिए, अब ये जो सेल्स हैं ये हो सकता है आइडेंटिकल सेल में बदले या ये गैमेटिक सेल में बदले, लेकिन इंडिविजुअल सेल में तो बदलेगी ना। अब एक सेल के अंदर जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को दो सेल के अंदर जाना है, तो क्या आधा आधा जाएगा? आधा आधा जाएगा तो बेकार हो जाएगा। डीएनए तो पूरा जाना है, क्योंकि डीएनए कहां होता है? डीएनए एक क्रोमोसोम के अंदर होता है। डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर है। और डीएनए के ही पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को ही हम जीन कह रहे हैं। तो बेसिकली क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर सेगमेंट, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं। और जीन किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूलर लेवल पे ये डीएनए का बना हुआ है। ठीक, और ऐसे हजारों जीन होंगे,
क्रोमोसोम के ऊपर। ये 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं सेल चैप्टर में। Yes. और एक जीन जो होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर किसी कैरेक्टर को जाना है तो वो जीन के थ्रू पास आउट होगा। यानी कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी स्किन का कलर है, ठीक है, तो आपकी स्किन के कलर के लिए आपके एक क्रोमोसोम के ऊपर या स्किन कलर का जीन होगा, स्किन कलर का। अब इस क्रोमोसोम से ये आपके गैमीट्स में जाएगा और गैमीट्स से आपकी सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो आपकी सेल के अंदर स्किन के कलर का जीन आ गया। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको पूरा जानना है नई सेल में। अब नई सेल में जब ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये डीएनए पहले क्या करेगा, ये डीएनए डबलिंग करेगा अपनी, यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा सबसे पहले। अब डीएनए से इसकी कॉपी बनी, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए के बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक, अब डीएनए से डीएनए तो बन गया हमारा, क्लियर। अब ये डीएनए, क्या ये डीएनए बाहर निकल आएगा? अगर ये डीएनए बाहर निकल आया तो इंडिविजुअल डीएनए का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंडिविजुअल डीएनए कभी जिंदा रह नहीं सकता। तो इसे एक सेल चाहिए होगी, तो ये बेसिकली सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके डीएनए का एक सेगमेंट एक पार्ट में और दूसरा सेगमेंट दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह से दो नई सेल बन जाएंगी। ठीक, जरा समझिएगा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ जिसमें दो नई सेल बनी, तो पहले तो डीएनए दो बने ना, लेकिन कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती बिल्कुल आइडेंटिकल होके एक सी ही चले, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स होते हैं। तो हो सकता है कि डीएनए जो है जब रेप्लिकेट हो रहा हो, एक से दो बन रहे हो, तो उसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ गए होंगे छोटे मोटे। अब ये चेंजेस देखिए, ये दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। ये चेंजेस या तो दिखेंगे आपको अगली जनरेशन में, यानी अगली सेल के अंदर ये चेंजेस दिखेंगे, या ये निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, ये नहीं भी दिख सकते। अगर ये दिख रहे हैं और ये फायदेमंद है तो सेल ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगी। फायदेमंद अगर है तो ये जो चेंजेस आए, इन चेंजेस को कहा हमने वेरिएशन। इन चेंजेस को हमने क्या कहा बेटा, वेरिएशन। ठीक, क्योंकि हमारे किसी एक पर्टिकुलर स्किन कैरेक्टर के अंदर अगर मान लीजिए कोई चेंज आ गया है, ज्यादा लाइट स्किन थी, थोड़ी कम लाइट हो गई। स्किन के कई शेड्स होते हैं ना, आपने वो जो फेयर एंड लवली वाले एडवर्टाइज देखे होंगे, तो उसमें कई शेड्स दिखते हैं स्किन के। तो उसमें मान लीजिए किसी एक शेड से किसी दूसरे शेड पे पहुंच गए जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था। ठीक, समझ में आई बात, यानी कि चेंज आ गया स्किन कलर में, तो टोन चेंज हो गई आपकी स्किन कलर की। अब जरा समझिएगा, अब अगर ये फायदेमंद है, बेसिकली स्किन कलर का भी अलग अलग वो है अपना सिग्निफिकेंस के, वो फायदेमंद होता है या नहीं होता है। तो अगर स्किन कलर ये फायदेमंद है तो सर्वाइवल और बेटर हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। और अगर ये स्किन कलर नुकसानदेह है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये सेल डेड हो जाएगी। तो वेरिएशन भी दो तरीके के हो गए, एक तो फ्रूटफुल, एक हार्मफुल। और कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं साइलेंट म्यूटेशंस, ये गायब ही हो जाते हैं, ये दिखते ही नहीं। अंदर तो चेंज हुआ लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर चेंज हुआ है। बट हाँ, चेंज तो हुआ ना, है ना, चेंज तो हुआ। तो ये इस तरह से सेल जब डिवाइड होती है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास होते हैं थ्रू डीएनए, ठीक है, या कह दिया जाए जीन्स के थ्रू। जीन्स हैं बेसिकली एक कैरेक्टर को ले जाने वाला जो यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस है वो है जीन। ये एक कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन में ले जाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और जीन क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए का ही एक पार्ट है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो गया, या तो आपको आइडेंटिकल सेल बनाना थी या आपको गैमीट सेल बनाना थी। मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू ये काम हो रहा है।
आइडेंटिकल सेल्स जहां भी होंगी, जैसे हमारे टिश्यूज डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, लगातार डिवाइड हो रहे होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनती है थ्रू माइटोसिस बन रही होती है। लेकिन अगर गैमीट कहीं फॉर्म हो रहे हैं, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लोअर प्लांट्स में नहीं, हायर प्लांट्स में, तो मियोसिस के थ्रू गैमीट्स फॉर्म हो गया। चाहे हायर प्लांट्स हो चाहे हायर एनिमल्स हो, हम लोगों के अंदर भी यही कंडीशंस रहेंगी। अब जरा समझिएगा इसके आगे। तो मियोसिस, माइटोसिस, ये आपको समझ में आ गई बात। चलिए अब जरा देखते हैं कि जेनेटिक्स में तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरीके के रिप्रोडक्शन हुए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशंस की बात करो, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वेरिएशंस की बात करो तो क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस आएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ज्यादा वेरिएशंस आएंगे? क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा, और अगर गैमीट्स के फॉर्मेशन के बगैर आइडेंटिकल सेल बन रही है, मान लीजिए आपने किसी एक प्लांट की एक ब्रांच को तोड़ दिया, काट लिया, और काट के उसे किसी दूसरी जगह लगा दिया, जैसे हम लोग गुलाब में करते हैं काम, रोज प्लांट में, तो उससे एक नए प्लांट बन रहा है, यानी कि सेम टाइप की सेल्स दोबारा बनने लगी। और अगर सेम टाइप की सेल्स बन रही हैं तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना। बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस जितने भी पार्ट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट नहीं बन रहा है, यानी रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, कतई भी मियोसिस नहीं हो रही। तो माइटोसिस हो रही है, यानी कि माइटोसिस में सेम टाइप की सेल्स बन रही है तो वेरिएशंस कम होंगे, और अगर मियोसिस है तो डिफरेंट टाइप की सेल्स बन रही, वेरिएशंस और ज्यादा होंगे। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कम होंगे। तो हमने जेनेटिक्स का एक पार्ट जिसमें वेरिएशन की बात करेंगे उसको डिस्कस कर लिया यहां पे कि वेरिएशंस कैसे होते हैं। और ये आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर का भी एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है क्या आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं या नहीं। ठीक। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? तो यहां पे ये आप कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म अगर क्रिएट कर रहा है एग्जैक्ट कॉपी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अगर एसेक्सुअल होगा तो 99% तक तो एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी चेंजेस आएंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे काफी सिमिलैरिटीज रहेगी, क्योंकि यहां माइटोसिस, तो यहां पे तो एग्जैक्ट कॉपीज हो सकती हैं, लेकिन यहां एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होंगी, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे। बात समझ आई या नहीं? बोलो। ठीक। अब यहीं पे एक और बात आती है कि भैया हमारा जो डीएनए में चेंज आया है, ये हमारे डीएनए में जो चेंज आया है, ठीक है, इस चेंज को वेरिएशन कह रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स के ऊपर चेंज आया। हमारे किसके ऊपर? प्रोटीन्स के ऊपर चेंज आया होगा। देखिए होता क्या है, डीएनए से बनते हैं आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो बेसिकली डीएनए जो है अगर इसमें चेंज आ रहा है तो हमारे प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारी मॉर्फोलॉजी यानी कि हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी चीजें, क्योंकि डीएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स की फॉर्म में ही चला रहा है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, एंजाइम भी प्रोटीन्स ही हैं, कई हार्मोन्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन्स पे अगर चेंज आ रहा है तो हमारी पूरी मशीनरी के ऊपर चेंज आ जाएगा, और अगर मशीनरी हमारी पूरी चेंज हो गई तो भैया बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे हमसे और हमारे पेरेंट्स में, काफी डिसिमिलैरिटीज हो जाएंगी। अगर वेरिएशन ज्यादा हो गए तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो क्या करते हैं कि भैया इतनी डिसिमिलैरिटीज बढ़ती नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं जिन्हें हम वेरिएशन कह रहे हैं, ये जी क्या चीज? तो वेरिएशन बढ़ेंगे तब होगा। हाँ, जब वेरिएशन बढ़ेंगे तभी तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ेंगी। डिसिमिलर हो रहा है यानी कि वेरिएशन ज्यादा हो रहा है। जैसे यहीं पे ही आपका जेनेटिक्स जब शुरू होता है तो वहां पे एक कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, और एग्जाम्पल में उन्होंने एक ये दिया हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ये एक ऑर्गेनिज्म बनाई, और इस ऑर्गेनिज्म को
एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। इस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कहा कि साहब इसमें जब एक से दूसरी जनरेशन आती है, जब एक से दूसरी जनरेशन आती है तो देखिए इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं लाइक दिस। इसमें ये वाला पार्ट जो था वो ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां पे ये पार्ट हो गया रेड से। देखिए ये चेंजेस आ गए। अब इसके बाद जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसमें क्या हुआ, इसकी नेक्स्ट जनरेशन में यहां पे भी ग्रीन आया, यहां पे ग्रीन तो था ही था लेकिन यहां पे भी ग्रीन आ गया तो और चेंज बढ़ गया। तो देखिए इसका पेरेंट जो था अब तीसरी जनरेशन में उसके पास दो जगह चेंज आ गए। वेरिएशंस दिख रहे हैं बढ़ते हुए, नहीं दिख रहे? यस सर। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने ये वाला, अगर आप देख सकते हो तो इसको देखिएगा। इसमें तो देखिए इन्होंने किस तरफ इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरफ ये दिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कुछ कम चेंजेस आ रहे हैं, राइट हैंड साइड में ज्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस जब आएंगे तो फाइनलाइज करके जो फाइनल जनरेशन होगी वो हमारी पेरेंटल जनरेशन से तो बिल्कुल अलग होगी। यही तो हम लोगों के साथ होता है, हम लोग भी इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, यही एवोल्यूशन का एक फिनोमिना है। एवोल्यूशन ऐसे ही तो होता है कि जब चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और चेंजेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं, यानी इकट्ठा होने लग रहे हैं। ये चेंज आया, फिर इसमें भी चेंज आया, फिर दोनों चीजें मिल गई, फिर इसमें भी चेंज आ जाएगा, इसमें भी चेंज आ जाएगा, तो एक टाइम आएगा ये बिल्कुल नई स्पीशी की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो ये मेटिंग नहीं करेंगे, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तब कहेंगे कि एक नई स्पीशी बन गई। स्पीसिएशन एवोल्यूशन का फिनोमिना है। तो वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होगा, और वेरिएशन कब ज्यादा होंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अच्छा, वेरिएशन से दूसरी चीज और बढ़ रही है, जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो हमारे एनवायरमेंट में भी तो चेंज आता रहता है। देखिए पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो एनवायरमेंट में भी तो चेंज आ रहा है। अगर एनवायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, अगर हमारी बॉडी में चेंज नहीं हुए तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बढ़ा देता है, सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा देता है। कौन? वेरिएशन। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो और वेरिएशन किससे आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई में काफी पूछा गया है, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कंडीशन ज्यादा होगी, सर्वाइव ज्यादा अच्छे से करेगा ऑर्गेनिज्म, तो और इवॉल्व अच्छे से होगा। तो इसलिए दिस प्रोसेस इज बेटर देन दिस प्रोसेस। खैर, अब आपको यह समझ में आया कि वेरिएशन क्यों हो रहे हैं। हाँ, वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो बेसिकली जेनेटिक्स में हम लोग दो चीजों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं हेरिडिटी की और दूसरी बात कर रहे होते हैं वेरिएशन। पहले वेरिएशन हमने इसलिए क्लियर कर लिया क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, हमारे प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करता है, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेट करता है, इसलिए हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और ये आपका शुरुआत भी हो गई, एनसीईआरटी में ये शुरुआत भी दी हुई है। ठीक है, और इसमें जो हेडिंग है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इस हेडिंग के अंडर ये पूरी बात की गई है कि किस तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं ये वेरिएशंस, कि यहां पे एक वेरिएशन हुआ, फिर उसके बाद यहां पे भी हो गया, ये दोनों वेरिएशंस जो हैं आगे जाएंगे अगली जनरेशन में और बढ़ेंगे तो एक्यूमुलेट होते चला जाएगा, इकट्ठा होते हुए एक नई स्पीशीज बना देंगे, है ना। चलिए, तो ये पार्ट समझ में आया। तो इसमें यहां पे लास्ट में लिखा हुआ भी है, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। देखिए इसमें उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इधर एनवायरमेंट का टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे चेंज आए जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसे चेंज आए जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे, और कुछ बैक्टीरिया जिनमें हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के चेंज ना आके कोई दूसरे चेंज आए। तो अब देखिए इसमें कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव ज्यादा कर जाएंगे,
जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट का टेम्परेचर तो लगातार बढ़े जा रहा है। अब इसमें कोई चेंज आया होगा, नो डाउट। मान लीजिए ये किसी एंटीबायोटिक से ज्यादा अच्छे से लड़ सकता होगा, ठीक, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि ये किस एनवायरमेंट में रखे हुए हैं। क्या एनवायरमेंट में एंटीबायोटिक्स डाली जा रही है या एनवायरमेंट का टेम्परेचर राइज किया जा रहा है। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर राइज किया जा रहा है तो बेटा ये बैक्टीरिया जो कि हीट से रेजिस्ट हो गया है ये सरवाइव करेगा। और अगर एनवायरमेंट में कोई एंटीबायोटिक डाली जा रही है, ठीक है, तो ये वाला सरवाइव ज्यादा अच्छे से करेगा। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? फिर से बता दें एक बार। देखिए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है। इस बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से दो तरीके के वेरिएशन आए इस बैक्टीरिया में। एक तो ये चेंज आ गया, मान लीजिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट करता है। बैक्टीरिया जब बैक्टीरियल डिजीज होती है तो हम क्या खाते हैं, दवा, एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर ये पावर बनाता है, एक कैप्सूल बना लेता है अपने अंदर ताकि वो एंटीबायोटिक से बच जाए, ठीक। तो अगर इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे चेंज आए हैं कि इसके अंदर वो पावर आ गई कि ये एंटीबायोटिक से रेजिस्ट कर गया, बच गया, ठीक है, तो अगर हम एंटीबायोटिक लगाएंगे इन दोनों बैक्टीरिया के ऊपर तो कौन सा ज्यादा अच्छे सर्वाइव करेगा, ए वाला या बी वाला? बताओ। बी वाला। ए वाला। एंटीबायोटिक का अगर असर करेंगे तो बी वाला सरवाइव करेगा, ठीक। नहीं समझ में आई बात? भाई बी वाला जो था इसी ने तो अपने अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को गेन किया था। ये रेजिस्ट कर गया, एंटीबायोटिक से बच सकता है। लेकिन ये भाई साहब इन्होंने कहा हम वो वाला वेरिएशन ना करके हमारे अंदर कौन सा वेरिएशन हुआ, हमारे अंदर डीएनए इस तरीके से चेंज हुआ कि हम हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो कौन सा ज्यादा सर्वाइव करेगा, ए वाला। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन फ्रूटफुल और हार्मफुल, वेरिएशन फ्रूटफुल और हार्मफुल दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? वेरिएशन फ्रूटफुल और हार्मफुल दोनों तरीके के होते हैं। इन जनरल हार्मफुल ही रहते हैं, लेकिन अगर फ्रूटफुल रह गए तो एक नई स्पीशीज आ जाती है, ठीक। और इसी तरीके से एक नई स्पीशी का जन्म होता है। तो देखिए ये हीट वाले बैक्टीरिया यहाँ पे बचे रहेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल एनसीईआरटी का है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एंटीबायोटिक वाला नहीं कर रहे हैं। तो हीट वाले बैक्टीरिया जो है वो बचे रहेंगे, जो हीट से रेजिस्ट करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाएंगे। आगे चल के अगर टेम्परेचर और बढ़ रहा है तो ये सर्वाइव करते चले जाएंगे, ये खत्म होते चले जाएंगे। तो इस बैक्टीरिया से एक नई स्पीशी बन जाएगी जो कि हाई टेम्परेचर में रहने लायक होगी। अब आप दूध में अगर वो बैक्टीरिया डला हुआ है तो दूध को कितना भी गर्म करो वो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर से रेजिस्ट हो गया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अब नहीं। चलिए अब बात करते हैं, इसमें कुछ एक क्वेश्चन भी है दिया हुआ है एनसीईआरटी का, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% of population in a asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of same population, which trait is likely to have arisen earlier? तो कह रहे हैं एक ट्रेट है ए किसी पॉपुलेशन में, क्वेश्चन दिखा आपको एनसीईआरटी का, ये जेनेटिक्स चैप्टर में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बीच में दिए होते हैं उसमें दिया हुआ है कि इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट, कोई ट्रेट ए है, कोई पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कोई ट्रेट ए है, ये 10% एग्जिस्ट कर रहा है। ए वाला कैरेक्टर कितने परसेंट है? 10% है। और ये स्पीशीज जो है, ये ए वाली स्पीशीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं? एसेक्सुअली। और कोई ट्रेट जो है बी, ये 60% इसी सेम पॉपुलेशन में जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये 60% है और ये 10%। बताओ कौन सा ट्रेट ज्यादा होगा?
विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? कौन सा ट्रेट ज्यादा जल्दी अराइज होगा अगर ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है? 60% वाला, क्योंकि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो 60% वाला ज्यादा सर्वाइव करेगा, 10% वाला कम, क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स बन रही है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, नो डाउट। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। यस सर। ठीक, चलिए, तो ये पार्ट आपका हो गया, आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन वगैरह का पार्ट ये पूरा हो गया कि कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, कैसे वेरिएशन होते हैं, ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। इसमें आपके दोनों चैप्टर से एक एक पार्ट हमने ले लिया है कि वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में जहां पे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो हेडिंग है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है नीश। उसमें वर्ड एक यूज किया गया है, उसका क्या वर्ड है? वो है नीश। ये क्या होता है? नीश। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में ये जो वर्ड है लिखा हुआ है नीश। आप जरा इस टॉपिक पे आइएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पे, इस पे लिखा हुआ है populations of organisms fill well defined place or niche in ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design. तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में जो ये आपका नीश वर्ड है, वेरिएशन की जो हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में, नीश वर्ड जो है ये क्या बता रहा है? देखिए एक इकोसिस्टम होता है, जरा समझिएगा, इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम वो प्लेस है जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लाइक लाइट है, हाँ जी, जहां लिविंग्स होंगे यानी स्पीशीज ए होगी, स्पीशीज बी होगी, स्पीशीज सी होगी, स्पीशीज डी होगी एंड सो ऑन। और इसके अलावा यहां सॉइल होगी, वाटर होगा, लाइट होगी, टेम्परेचर होगा, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें जहां होंगी इसे कह देंगे इकोसिस्टम। यस सर। अब इकोसिस्टम जो होता है उस इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना रोल होता है। जरा देखिएगा, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? नीश के बारे में बता रहे हैं कि नीश है क्या। तो किसी इकोसिस्टम में, किसी एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका अपना पर्टिकुलर रोल होता है। लाइक ए जो है, मान लीजिए ए जो है वो लायन है, बी जो है वो गोट है, ठीक है, सी जो है वो ग्रास है, डी जो है वो रैबिट है, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? ठीक, या इसे रैट कर लो, रैट है ये, छोटी चीजें लो। इसके अलावा यहां पे एक स्नेक ले लो, ई स्नेक है, ठीक, समझ में आई बात? और इसके अलावा यहां कुछ एफ ले लो, इंसेक्ट ले लो, कॉकरोच ले लो, ठीक। अब जरा समझना, ये पूरा एक हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। इस इकोसिस्टम में हम क्या बताने जा रहे हैं? नीश। नीश क्या होता है? नीश किसी भी स्पीशी का फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीशी का क्या फंक्शनल रोल है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नीश बोलते हैं, ठीक। अब ये फंक्शनल रोल क्या है? जैसे देखिए, अगर हमें गोट को बचाना है तो गोट लाइन से कैसे बचेगी? गोट लाइन से ऐसे ही बच सकती है कि वो कहीं छुपी रहे, ठीक है, और जब शेर निकल रहा हो
तो गोट जो है वो कहीं छुप जाए, वरना क्या होगा, लायन जो है वो इसका प्रीडेटर है, शिकारी है, और ये क्या है, प्रे है। लायन जो है वो प्रीडेटर है किसका, गोट का। क्लियर है? तो लायन का फंक्शनल रोल क्या है कि ये मांसाहारी है, यानी कि ये कार्निवोर है, और ये भाई साहब इनका फंक्शनल रोल क्या है, ये हर्बीवोर है। ठीक। दूसरी चीज, लायन जो है वो छुप के शिकार करेगा और ये आराम से घूमते टहलते खाएंगे। ठीक। रैट, अब देखिए ये दोनों हर्बीवोर हैं, जरा समझिएगा, ये दोनों हर्बीवोर हैं, लेकिन कभी चूहा बकरी से लड़ाई लड़ता हुआ मिला तुम्हें कि भाई नहीं हम तो घास खाएंगे तुम्हें नहीं खाने देंगे, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इस इकोसिस्टम में इन लोगों ने अपना एरिया डिफाइन कर रखा है कि भाई आप अगर दिन में खाओगे तो हम क्या करेंगे, हम रात में खाएंगे। इस तरीके से एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बना, इनके फंक्शनल। अच्छा अब जरा इसको देखिए, कॉकरोच, ये भी तो हर्बीवोर है, कॉकरोच भी तो हर्बीवोर है, ये भी तो चीजें खाएगा। इंसेक्ट्स, बेसिकली कॉकरोच को ना कह के अगर हम इंसेक्ट कहें तो इंसेक्ट्स तो हर्बीवोर होते हैं, पेड़ों के ऊपर ही तो बैठते हैं। ठीक, तो ये भी तो उसी पेड़ को खा रहे हैं, तो ये तीन के तीन आपको हर्बीवोर मिल गए। लेकिन इंसेक्ट कहां बैठेगा, पेड़ के सबसे ऊपर वाले इलाके में। ठीक, इंसेक्ट सबसे ऊपर बैठ जाएगा ताकि वहां बकरी भी ना पहुंच पाए और चूहा भी ना पहुंच पाए, वो छोटी छोटी पत्तियां खाएगा। चूहा जो होगा वो रात में निकलेगा और रात में जो है खेतों के ऊपर जाएगा और पेड़ों में चुगेगा, ये सब चीजें खाएगा। बकरी जो है ये दिन में जाएगी। ठीक, तो हर किसी ने अपना टाइम डिफाइन कर लिया, जोन डिफाइन कर लिया, अपना फंक्शनल रोल डिफाइन कर लिया। समझ में आई? तो फंक्शनल रोल समझ में आया होगा आपको। फंक्शनल रोल बेसिकली क्या है कि वो क्या खाते हैं, वो कब खाते हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ये सब चीजें मिला के हम क्या कहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर निश होता है। और ये सब देखिए रह उसी लैंड पे रहे, हैबिटाट सेम है। हैबिटाट क्या है, सेम है। समझ में आई बात या नहीं? तो हैबिटाट सेम है लेकिन उनके फंक्शनल रोल अलग अलग है। तो निश क्या होता है, इट इज द फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल इन अ हैबिटाट। किसी हैबिटाट में फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज, किसी स्पीशी का फंक्शनल रोल किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में क्या है, ये कहलाएगा उसका निश। अब जैसे इसी का एक और एग्जांपल हम अगर पॉन्ड का लेके देखें, एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कई तरीके की मछलियों को हम पॉन्ड में पाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉन्ड में हम 2-3 तरीके की मछलियां तो पाल ही सकते हैं। ठीक, कैसे? कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो पॉन्ड में ऊपर सरफेस के ऊपर खाती हैं, सरफेस फीडर होती हैं। ठीक है, वो यहीं तैरती रहेंगी और सरफेस के ऊपर जितने भी एल्गी होंगे या छोटी मोटी चीजें होंगी उनको खाती रहेंगी। कुछ मछलियां होती हैं जो बॉटम फीडर्स होती हैं, वो यहाँ पे जो छोटे मोटे पेड़ निकलते हैं ये उसको खाती रहती हैं मछलियां। और कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बीच में कॉलम फीडर्स होती हैं। तो इस तरह से एक तालाब में हम कई तरीके की मछलियों को ग्रो करा सकते हैं। कोई सरफेस फीडर है, कोई बॉटम फीडर है, कोई कॉलम फीडर है, तो कोई हर्बीवोर है, तो कोई कार्निवोर है। अलग अलग तरीके की मछलियां हैं, अपना अपना काम है। कोई एक दूसरे से लड़ाई लड़ रही है? नहीं लड़ रही है। हैबिटाट कौन सा है? हैबिटाट है ये वाटर, एक्वेटिक हैबिटाट में है सब। एक ही हैबिटाट में हर किसी का अलग अलग फंक्शनल रोल है ना? इसे क्या कह दिया हमने? निश कह दिया। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? निश के बारे में कोई भी दिक्कत आपको अब तो नहीं है? तो ये इकोलॉजिकल निश क्या होता है ये हमने आपको समझा दिया कि साहब ये क्या है। अब यहीं पे एक चीज आ रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। उसमें ये निश वर्ड जो यूज किया गया है और उसी को इन्होंने बताया है कि किसी एक प्लेस में ढेर सारी ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम के अंदर और सबके अंदर एबिलिटी है कि सब के सब रिप्रोड्यूस करें। ए भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, बी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, डी भी, ई भी, सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा? द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन is important for maintenance of body design, feature,
that allow the organisms to use that particular niche. तो अब क्या होगा, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी, मान लीजिए बी रिप्रोड्यूस कर रही है, तो बी के अंदर जो डीएनए की कॉपिंग होगी, ठीक है, उसकी कॉपी अलाउ करेगी इसको इस माहौल में सरवाइव करने के लिए। यही बात थी वेरिएशन की। हम आपको यही बात बताना चाह रहे हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए वगैरह जो बन रहा है, ये डीएनए इस तरीके से चेंज होगा कि एनवायरमेंट की कंडीशंस को फॉलो करे, कि जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल जैसी जैसी होंगी उसी तरीके से डीएनए की कॉपिंग भी होगी और उसी तरीके से इसमें छोटे छोटे वेरिएशंस आते जाएंगे और ये सरवाइव कराने में हेल्प करेगा बी को। ऐसे ही अगर ए का है तो ए को, हर किसी के अंदर जो चेंज आएंगे वो उनको सरवाइव कराने में हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, वेरिएशन की। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यानी किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वेरिएशन का एक बड़ा रोल होता है। बात समझ में आई या नहीं, बोलो। ठीक है, अब कह रहे हैं हाउएवर नीश कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं नीश जो है वो चेंज हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म एक है, उसके कंट्रोल में तो है नहीं कि वो क्या करे। मान लो हमने यहीं पे ही, हमने इसी जगह पे हमने क्या करा, हमने एक और कार्निवोर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, हमने एक और कार्निवोर इंट्रोड्यूस करा इसी जगह पे। ठीक, जब हम इसी एरिया में कोई दूसरा कार्निवोर इंट्रोड्यूस करेंगे तो भाई साहब अभी ये जंगल में एक ही कार्निवोर था, वो आराम से खा पी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दो कार्निवोर हो गए और गोट एक ही है, यानी गोट की लिमिटेड स्पीशीज है, तो क्या होगा, इनमें लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब सरवाइव कौन करेगा ज्यादा, जो बेटरली इवॉल्व हुआ है ना। अगर मान लीजिए शेर के पास दांत ही नहीं बचे तो क्या शेर सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो शेर के पास हर चीज अच्छी थी, वो इससे बेटर था, इसलिए शेर ज्यादा सरवाइव कर जाएगा और ये कम सरवाइव करेगा। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि वेरिएशन कैसा आ रहा है। अगर नीश बदल रहा है तो वेरिएशंस जो हैं वो ही उसको सरवाइव कराने में हेल्प करेंगे। बात समझ में आई? ठीक, तो यही चीजें आपकी दी हुई है एनसीईआरटी में, इसको पढ़िएगा। ये वेरिएशंस आपका पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है कि वेरिएशंस क्या होते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होगी, इनहेरिटेंस कैसे होता है, मेंडलिज्म क्या था, मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, किस प्लांट के ऊपर किए, उस ही प्लांट को क्यों चूज किया, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। ठीक है, चलिए।